फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। मैंने कुछ चीजें इस पीरियड में आपसे शेयर की और उन्हीं की कड़ी में आज की बातचीत रखी है कि ये जो दौर है ये कोरोना के काल को किस रूप में देखें। ये सारी दुनिया के लिए और भारत के लिए खास तौर पर ये पराभव का काल है। ये जितनी दावेदारी हम लोगों ने की ना डेवलपमेंट की, खासतौर पर पिछले 10-15 सालों में जो कुछ हुआ और 6 साल में खासतौर पर जो कुछ हुआ, उसकी पूरी पोल खुल गई है। हमारे यहाँ इकोनॉमी में कोई जान नहीं बची। एक झटका लगा है, उसी में हमारी हालत यह है कि हम ये देखने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा क्या क्या नुकसान हो गया और हम किस किस अभी कंडीशन में और जा सकते हैं। जब ये पूरा लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग सब अपने अपने घरों में हैं और ये सारी बातचीत का मौका मिल रहा है। लॉकडाउन खुल जाएगा तो ये बातचीत का ये सच है। मैंने जो आप लोगों से चीज शेयर की है वो निर्भर करता है कि मेरे पास कितना समय रहता है। मैं डेफिनेटली करूंगा मैं इसे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि इसने एक नई पॉसिबिलिटीज को जन्म दिया है। संभावना यह है कि मेरे जैसे लोग और मेरे जैसे अनेक लोग हैं ऐसे जो बहुत ही अच्छे लोग हैं और हर चीज में बहुत ही गुणी लोग हैं, फेसबुक लाइव का एक व्यापक जन चेतना और ज्ञान चेतना के निर्माण में इस्तेमाल होना चाहिए। राजनीतिक इस्तेमाल जिन्हें करना है वो राजनीतिक इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमारे जो शिक्षित समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उन शिक्षितों के लिए बीच में हम लोग किस तरह की बहस जनरेट। हमें वोट की पॉलिटिक्स भी नहीं करनी। हमें एक चीज चाहिए, कोरोना के इस दौर में, इस पराभव के दौर में जो चीज सामने निकल कर आई है, जिसे कि मैं आपसे रेखांकित करके शेयर करना चाहता हूं। डिटेल्स तो आप जितने लोग हैं सामने वो मुझसे अच्छे जानते हैं। पूरे देश में कह रहा हूं मैं बात ये आपसे, पूरे देश में, और ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये सरकार कह रही है, ध्यान रखिएगा, मोदी सरकार कह रही है ये बात। पूरे देश में ये जो 40 दिन से ज्यादा का भी जो लॉकडाउन हो चुका है, इस लॉकडाउन के दौरान में जितना भी रिलीफ वर्क है उसमें तकरीबन 40% रिलीफ वर्क ऐसा है जो कि एनजीओ संगठनों ने किया है, स्वयंसेवी संगठनों ने किया है। भी हो सकती है संख्या, ये 40% तो वह बता रहा हूं मैं आपको जो सरकार ने एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट किया है। 60% के करीब सरकारें कहां हैं ये मुझे नहीं मालूम। संकट की घड़ी में जिस समय सरकार को सब जगह होना चाहिए, गरीबों को खाना बांटने से लेके, राशन बांटने से लेके, उनको दवा देने से लेके, उनका इलाज करने से लेके, उनके हर चीज में मदद से लेकर स्वयंसेवी संस्थाओं ने जिस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसे अंडरलाइन किया जाना चाहिए। और यह अंडरलाइन क्यों किया जाना चाहिए, इस पर मैं खासतौर पर जोर देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई पिछले 6 साल में, इस सरकार ने और आरएसएस ने मिलकर सारे देश में मीडिया के साथ मिलकर एक सघन प्रचार अभियान चलाया कि ये जो एनजीओ संगठन है ये जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी संगठन है।
कौन राष्ट्र विरोधी और कौन राष्ट्रभक्त है ये तो तब पता चलेगा जब अब संकट की घड़ी आएगी। और संयोग की बात है, संकट की घड़ी आ गई। पिछले 6 साल में कम से कम कई दर्जन फैसले एनजीओ संगठनों की जेन्युइन अपील पर अदालतों ने किए हैं। उनमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, उनमें निचली कोर्ट भी शामिल है। समाज में कौन काम कर रहा है अभी? पिछले 40-45 दिन में कौन संगठन है जो जमीन पर काम कर रहे हैं? ये वे एनजीओ संगठन है। ये नागरिक समाज है, ये सिविल सोसाइटी है। जिस सिविल सोसाइटी को रोज पानी पी पी कर टेलीविजन पर गालियां दी गई। सिविल सोसाइटी के लोग, सिविल सोसाइटी के वकील, सिविल सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल्स लगातार आपके बीच में आते रहे हैं, आवाज उठाते रहे, अदालत में जाते रहे, आवाज उठाते रहे, तमाम समस्याओं को सामने लाते रहे। लेकिन एक जो माहौल बनाया गया एनजीओ विरोधी और सिविल सोसाइटी विरोधी, उस माहौल का यह दुष्परिणाम था कि अदालतों ने लगातार फैसले सिविल सोसाइटी के खिलाफ दिए। लेकिन पिछले 40-45 दिन का जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस यह है कि हिंदुस्तान के हर इलाके में, इंक्लूडिंग केरल, जो सामान्य जनता के बीच में खाना बट रहा है, सामान्य जनता के बीच में जो लोग काम कर रहे हैं, वे कौन लोग हैं? धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? हम पीएम नरेंद्र मोदी से यह पूछना चाहते हैं कि क्या सिविल सोसाइटी के लोग और स्वयंसेवी संस्थाओं को धन्यवाद देने की उनमें हिम्मत है, साहस है? जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम किस्म के जो मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो पानी पी पी कर सिविल सोसाइटी के लोगों को और एनजीओ संगठनों को गाली देते रहे, और गाली नहीं दी उन्होंने, 20,000 संगठनों को बैन कर दिया, उनके खाते सील कर दिए। और कोरोना के पीरियड का सबसे रिच एक्सपीरियंस यह है कि नीचे कौन काम कर रहा है? एनजीओ। सरकार भी यह बात मानने के लिए मजबूर। अरे जब तुम ये जानते हो कि एनजीओ काम करते हैं तो तुमने इस एनजीओ के ऊपर पाबंदियां क्यों लगाई? तुमने एनजीओ के खिलाफ में इतना घृणा अभियान। नागरिक समाज लोकतांत्रिक समाज की और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहुत महत्वपूर्ण इकाई और घटक है। एनजीओ और सिविल सोसाइटी के लोगों के प्रति हमारे मध्य वर्ग के लोगों में जो जहर भरा गया है, वे इस बात को सीखें और देखें और सबक लें कि आज हमारे सामने जो लोग काम कर रहे हैं वे कौन लोग हैं? वे एनजीओ के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं। अरे सिविल सोसाइटी के लोग, एनजीओ के लोग सिर्फ यही काम नहीं करते कि नागरिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो वे आवाज बुलंद करते हैं, वे कोर्ट में जाते हैं, वे जुलूस निकालते हैं, वे पैम्पलेट निकालते हैं, वो भाषण देते हैं, वे शाहीन बाग जैसा आंदोलन भी खड़ा करते हैं। वे सरकार को भी चुनौती देते हैं। अगर सरकार गलत करेगी तो सरकार को भी चुनौती देंगे। कम से कम अब तो कृतज्ञता व्यक्त करो। कौन लोग योद्धा हैं इस कोरोना काल में हिंदुस्तान के, जिन्होंने जनता में सेवा की है? डॉक्टरों की हिमायत तो बहुत हो गई, और कितनी सेवा कर रहे हो डॉक्टरों की ये देख लिया हमने। जरा एनजीओ और सिविल सोसाइटी के नेताओं के घरों पर भी फूल बरसा के देखो। पत्थर तो बहुत बरसाए हैं, गालियां बहुत दी हैं। अरे कम से कम फेसबुक पर पोस्ट ही लिख के देखो। सिविल सोसाइटी के लोग अगर गलत करते हैं तो हमने भी उनकी आवाज में आवाज मिलाने से मना किया है, हमने आलोचना की है उनकी। लेकिन सिविल सोसाइटी के लोग इन जनरल और खास तौर पर इस दौर में जब सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, तो सरकार ने एक प्रेस रिलीज तक जारी करने की जहमत नहीं उठाई।
सिविल सोसाइटी और एनजीओ के लोगों के प्रति कम से कम कृतज्ञता तो बनती है। आप ये जान लीजिए, लोकतंत्र कृतज्ञता से बड़ा नहीं बनता और कोई नेता कृतज्ञता से बड़ा नहीं बनता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं कई बार पहले कह चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, सरकार बताए कि वो कौन से कैंप चला रही है जहां गरीब लोग खाना खा रहे हैं। अधिकतर कैंप जो लोग चला रहे हैं वे एनजीओ संगठन है, काम कर रहे हैं एनजीओ संगठन, है ना। और यश तुम लेना चाहोगे, कैसे हो सकता है? नरेंद्र मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को या किसी भी राज्य सरकार को इसका यश नहीं दिया जा सकता। सिविल सोसाइटी के लोग, एनजीओ के लोग लगातार हर जगह जनता के बीच में काम कर रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, उनके घरों तक जा रहे हैं। पुलिस नहीं जा रही। मैं मथुरा में रहता हूं, आपको बता सकता हूं, मथुरा के शहर के अंदर का हिस्सा एकदम सील किया हुआ है, बंद है, सारी दुकानें बंद हैं। यहां तक कि आपको सामान्य सा कोई भी सब्जी वाला भी नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह दावा किया हुआ है कि वह घर घर सामग्री पहुंचाएगी, और यहां हालत यह है कि कोई सामग्री पहुंचाना दूर रहा, कोई जवाब देने वाला नहीं है। एसेंशियल सर्विस, दूध की सप्लाई, एसेंशियल सर्विस भी प्रभावित हो रही है इससे। ये देश चल रहा है ये। कल मैं एक आरएसएस के नेता से बात कर रहा था, बहुत पुराना नेता, जो खैयट नेता। जानते हो, मन में अभी भी जहर भरा हुआ है कि इस जनता ने हमारे साथ में दगा किया, इसलिए इससे बदला लिया जाएगा। मैंने जस्ट हंस के पूछा, अरे भाई, आपके दो बेटे हैं, आप हैं, सारा धंधा चौपट हो गया आपका, आप कम से कम अब तो बोलिए। तो बोला, नहीं जी, जब दिमाग में यहां तक भरा हो कि अपना धंधा भी चौपट हो गया, घर से निकल नहीं सकते, खाने के पैसे नहीं हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए कि लोगों के दिमाग को कितना विषाक्त कर दिया गया है। हम सब लोकतांत्रिक लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है, यह चैलेंज है हम लोगों के लिए कि आम लोगों के अंदर यह साहस पैदा करें कि वे बोलें। आम लोगों के अंदर यह साहस पैदा करें कि वे जो कुछ आंखों के सामने अच्छा हो रहा है उसकी प्रशंसा करें और बुरा हो रहा है उसकी आलोचना करें। सिविल सोसाइटी के लोगों ने जो काम किया इस बीच में, एनजीओ के संगठनों ने जो काम किया इस बीच में, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए हम लोगों को, और मैं तो निश्चित तौर पर उन्हें सैल्यूट करना चाहूंगा। अरे आपको कोई चीज दिखाई नहीं देती? आपको अचानक कहीं कोई अरुंधति राय का कोई बयान दिखाई दे जाएगा तो आप उसके पीछे लग जाएंगे, लेकिन आपको कोई भी किसी भी किस्म का सिविल सोसाइटी के लोगों की ओपिनियन और अच्छी बात दिखाई नहीं देती। कमाल का जहर भरा हुआ है नागरिक समाज के प्रति, नागरिकों के प्रति, और आप सरकार चलाना चाहते हैं, वो भी लोकतंत्र में। हमारी यह गुजारिश है न्यायपालिका से कि न्यायपालिका सिविल सोसाइटी के प्रश्नों और डाली गई पिटीशंस के बारे में अपना पूर्वाग्रहपूर्ण रवैया त्यागे और सरकार का पिछलग्गू बनना बंद करे। आज जरूरत है हमें, आज जरूरत है। सरकार नहीं सुन रही है। सिविल सोसाइटी के लोग तमाम किस्म के बंधनों को तोड़कर हमारे बीच में जा रहे हैं, तमाम किस्म की बाधाओं को तोड़कर जा रहे हैं। न्यायपालिका को सिविल सोसाइटी के द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर त्वरित एक्शन लेना चाहिए।
हिंदुस्तान में लोग अभी इतने सक्षम, घर बैठो अब अपना फैसला का, अभी बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। मैं जो चीज, पहली चीज इस पराभव काल में जो सबसे बढ़िया चीज और शानदार चीज घटी है वो ये कि जो एनजीओ और सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने बहुत शानदार काम किया है, उसे मैं सैल्यूट करना चाहता हूं और इसे अंडरलाइन करना चाहता हूं कि क्राइसिस में बार बार सिविल सोसाइटी के लोग खरे उतरे हैं, उन्होंने अपने बेहतर रिजल्ट दिए हैं और यह हमारे लिए अच्छी चीज है। एक अन्य चीज जो कि ज्यादा जरूरी मुझे लगती है कि इसके साथ साथ सोचें हम लोग, एक चीज घट रही है हमारे बीच में, बहुत लगातार तेजी से घट रही है और अब चूंकि एक ये जो कोविड-19 के जो संक्रमण का जो असर है बहुत गंभीर असर है, ये इसके दुष्प्रभाव से बहुत जल्दी देश निकलेगा नहीं, बहुत तेज मार पड़ी है इसकी। अब कुछ पलट के जो भूलें हुई हैं उन्हें ठीक करने का समय है। लोग सोचें, खासतौर पर यंग लोग सोचें। ये जो एसएमएस कल्चर है ना रीडिंग की, ये जो खाली विजुअल्स देख के दिन पास करने की जो कल्चर है, प्लीज इससे निकलिए बाहर। नॉलेज का अगर परम तत्व एसएमएस है तो इससे बाहर निकलिए। ये एसएमएस की कल्चर, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कल्चर जिससे आप पिछले 6 साल से आपकी धुलाई हुई है और आप यहां तक पहुंच गए हैं, इसने आपको एक ऐसी जगह फेंक दिया है जहां आपके पास में कुछ नहीं बचा। कल मैंने एक बात कही थी, मैं आज दूसरी बात कह रहा हूं उसी कड़ी में। जानते हैं ये फ्रेंडशिप या भाईचारा या फ्रेटर्निटी या आपसी सद्भाव क्यों नष्ट होता है? इसलिए होता है कि आप इतिहास को और इतिहास बोध को गैर जरूरी समझते हैं। जो यंग लड़के हैं, जो अच्छे डिग्री होल्डर हैं, जो शिक्षित लोग हैं हमारे सामने, हमारे फेसबुक फ्रेंड भी हैं ढेरों ऐसे, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, आप अच्छी दोस्ती तभी रख सकते हैं जब आपके पास में अच्छा हिस्टोरिकल सेंस हो, इतिहास बोध हो। इतिहास बोध के बिना अच्छी दोस्ती नहीं हो सकती। ये कोरोना काल में जो एकदम जमीन से साट दिया है पूरे समाज, दर्शन, राजनीति, हर चीज जमीन से एकदम साट दी गई है। कैसे खड़े होंगे? कैसे हमारी दोस्ती मजबूत बनेगी? कैसे सामाजिक भाईचारा मजबूत बनेगा? एसएमएस के जरिए नहीं, व्यक्तिगत संवाद 1 से 2 के बीच में और इतिहास बोध, ये 2 चीजें बेहद जरूरी हैं। आपने 6 साल एक्सपेरिमेंट करके देख लिया बिना इतिहास बोध के, सिर्फ एसएमएस कल्चर के। हमारे कहने से मान लीजिए आप हमारी बात, मैन टू मैन डायलॉग, और हर चीज को उसके हिस्टोरिकल सेंस में, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखने की आदत, इसे डेवलप कर लीजिए। आप तय मान लीजिए, आप तय मान लीजिए, ये जो उजड़ा हुआ भारत है ना, ये बहुत ताकतवर भारत दिखाई देगा। अन्यथा अभी आप जो जिस जगह गए हैं उससे आगे नहीं जा सकते, आप पीछे ही जाएंगे। कोरोना की तबाही के बाद अगर आपने अपने हिस्टोरिकल सेंस को और ह्यूमन सेंस और ह्यूमन कम्युनिकेशन की कल्चर को विकसित नहीं किया, तो आप तय मान लीजिए आप और ज्यादा निरंकुश और बर्बर बनेंगे। हमारे जो देश में ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान
एक बर्बर हिंदुस्तान बने। क्योंकि उन्हें देश के लिए और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सेना चाहिए, हथियार चाहिए, पुलिस चाहिए, जनता नहीं चाहिए। जनता एकदम जाहिल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, विश्वविद्यालय एकदम बंद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उद्योग एकदम नष्ट हो जाए कोई परेशानी नहीं है। वो बोको हरम बना के रखेंगे हर जगह। तो पहली पहली चुनौती है ये कि कोरोना वायरस के संक्रमण ने समाज को जहां जमीन पर लाके पटक दिया है, अगर वह इस जमीन से खड़ा होना चाहता है तो उसे मानवीय संवाद, मानवीय संबंध और इतिहास बोध, इनको बचा के नए सिरे से खड़ा करना होगा। किसी की भी बात पर विश्वास मत करो। जो तुम्हारे पास मैसेज आया उस पर भी विश्वास मत करो। तुम्हारा कितना भी घनिष्ठ दोस्त तुम्हें मैसेज भेजे तब भी विश्वास मत करो। मेरी बात पर भी विश्वास मत करो जब तक कि तुम पूछ न लो उससे, बात न कर लो उससे। ये जो आंखें बंद उंगली चलने वाली, दिमाग बंद विचार दौड़ रहे हैं, आपने कभी सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका दिमाग चले नहीं और आपके धड़ाधड़ धड़ाधड़ मोबाइल से विचार चलें? ये कैसे विचारों का उत्पादन है भाई, जिसमें दिमाग नहीं चलता? लिखने वाले का, कट पेस्ट करने वाले का दिमाग नहीं चलता। ये जो नई जो संस्कृति विकसित हुई है, विवेक के बिना विचारों की तरफ दौड़ने की, विचारों को प्रसारित करने की, ये तो बहुत ही भयावह और बर्बर संस्कृति है। मैं कह रहा हूं वो चाहे कितने ही पवित्र विचार हों। आप यही कहिए कि भगवान विष्णु के बारे में गीता में यह लिखा था, आप इसी को कट पेस्ट करके जब आप पेस्ट करते हैं और लगातार भेजते हैं तो आप जानते हैं क्या करते हैं? आप सिर्फ एक जंगली काम करते हैं। विचार का आपके दिमाग से बहुत गहरा संबंध है। विचार का सिर्फ कम्युनिकेशन से संबंध नहीं है। सो नया जो संकट खड़ा हुआ है हमारे सामने वो ये कि हमारे यहां विचार दौड़ रहे हैं लेकिन दिमाग जहां था वहीं है। विचार के साथ में दिमाग एकदम डिस्कनेक्ट हो चुका है और ये जो विचार और दिमाग के बीच में जो डिस्कनेक्ट है, इस डिस्कनेक्ट को ठीक करने की जरूरत है। आपके इस डिस्कनेक्ट का ही फासिस्ट संगठन फायदा उठा रहे हैं क्योंकि आप सोचने के लिए तैयार नहीं है। आपको अगर सोचने के बाद यह लगे कि नरेंद्र मोदी सही कर रहे हैं, आप डेफिनेटली लिखिए नरेंद्र मोदी के बारे में, लेकिन पहले सोचिए, पहले उसके तर्क जुटाइए, पहले उसके प्रमाण जुटाइए और उसके बाद में लिखिए कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी तक पिछले 6 साल में आपने जो किया है उसमें दिमाग और विचार के बीच में जबरदस्त खाई पैदा हो गई है। आपका दिमाग एक तरफ तो वो सोचता ही नहीं है और विचार किंतु दौड़ रहे हैं। मैंने जो अपने अनुभव में जो लोगों को देखा, बातचीत करते हुए सुना, मैंने ये पाया कि दिमाग का और विचार का एकदम जो संबंध होता था वो अब संबंध टूट चुका है। जो आदमी हमसे बात कर रहा है वो अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर रहा है। उसने कहीं से कोई चीज पढ़ी और उसे ज्यों का त्यों वो कट पेस्ट, बातचीत में भी कट पेस्ट हो रही है वो चीज। उसका सामान्य लॉजिक बता रहा हूं कैसे। अगर मैं बाहर घूम रहा होता तो मैं अच्छे और ढंग से बता पाता मैं, लेकिन मैं जस्ट अनुमान करके बता रहा हूं। जो ही आपने कहा कि देखिए आपकी देश की जीडीपी 8% से घटकर 2% के नीचे चली गई है, तो वो जो अक्लमंद लोग हैं जिनके विचार दौड़ते रहते हैं वो कह रहे हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। अब आप सोचिए, आप वो सोचने के लिए तैयार नहीं है, वो कन्विंस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो डिस्कनेक्ट है, ये डिस्कनेक्ट ब्रेक किया जाना चाहिए।
आप चाहे जिस विचारधारा के पक्ष में लिखें, लेकिन सोचकर विचार करके लिखें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपके किसी भी किस्म की आइडियोलॉजी के मानने में, आप चाहे हिटलर की पूजा करें, आई डोंट बॉदर, लेकिन सोच लो, दिमाग में एकदम उसे परखो, लॉजिक से, विज्ञान से, तर्क से, तथ्यों से। तो ये जो डिस्कनेक्ट आपके दिमाग में बना है, मैंने बुद्धि का और विचार का, इस डिस्कनेक्ट को दूर करने की जरूरत है। ये जितनी जल्दी दूर होगा उतना ही समाज रिकवर करेगा। और नहीं तो आप तय मान लीजिए, आपको एक तो कोरोना ने मारा है और दूसरा इन लोगों की इन हरकतों ने मारा है, जिन्होंने कि हमारे जीवन में ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी, ये जो इंटरनेट, ये जो साइबर जगत, ये जो उन्होंने एक कंपलसरी एलिमेंट के तौर पर डेवलप किया है, उसने दिमाग और विचार इन दो के बीच में गैप पैदा कर दिया है। ये सिर्फ एक पार्टी या एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये बड़ी समस्या है। समस्या है जो हमारे बीच में डाल दी गई है और हम इसमें अभिशप्त हैं अब मरने के लिए। एक अन्य चीज, ये जो मतलब ग्लोबलाइजेशन आया ना, जिस ग्लोबलाइजेशन का अभी सिराजा बिखर चुका है, मतलब एक ग्लोबलाइजेशन वह आया रीगन के बाद जिसने सारी दुनिया को अपनी ग्रिप में ले लिया, और एक ग्लोबलाइजेशन वह आया कोरोना के साथ जिसने अपनी ग्रिप में सारी दुनिया को ले लिया है। कोरोना के ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की एकदम कमर तोड़ दी है। सारी दुनिया में पूंजीवाद या समाजवाद भी कह सकते हैं, कोई भी व्यवस्था, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं अभी ग्लोबलाइजेशन के पैराडाइम में काम करने के लिए आवश्यक हैं और मजबूर हैं। साल में ग्लोबलाइजेशन के क्रम में हमने जो एक चीज विकसित की अपने बीच में, वो क्या चीज थी? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था? हम लोग तरह तरह की व्याख्या करते रहते हैं ना, उसका ये था, वो था, वो था। मैं उन व्याख्याओं में नहीं जाना चाहता, वो सब अपनी व्याख्या अपनी जगह ठीक है, जितनी सबके आपके पास हैं। ग्लोबलाइजेशन का मेरे लिए सिर्फ एक ही मतलब था, जिसने की जो चीज यहां दी और जिसने कवाड़ा किया। अगर मुझसे पूछा है भूमंडलीकरण क्या है, तो मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूंगा, भूमंडलीकरण एक कम्युनिकेशन की धारणा है, ओनली सिर्फ कम्युनिकेशन। सारी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन ने सारी चीजों से ध्यान हटा दिया, सिर्फ कम्युनिकेशन पर लगा दिया। सारी दुनिया में लोग, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो भारत हो, सारी दुनिया के लोग, वो समाजवादी देश के हों या गैर समाजवादी देश के हों, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को जिस रूप में भी लिया हो, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का सिर्फ एक ही मकसद था, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन और सिर्फ कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन कैसा? वही जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी। कम्युनिकेशन तो है, विचार और दिमाग के साथ में एक डिस्कनेक्ट है। अब ये मत पूछेगा ये राय किसकी, ये मेरी निजी राय है, ये मेरा निजी अनुभव है जो मैंने अब तक के लिखने पढ़ने के बाद में अर्जित किया है। आप ये भी कह सकते हैं मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ कम्युनिकेशन। और कैसा कम्युनिकेशन? तो आप अगर जानना चाहें कि ये जो पराभव भारत जो पैदा हुआ वो किसके गर्व से पैदा हुआ, तो मैं कहूंगा कि ये ग्लोबलाइजेशन के गर्व से पैदा हुआ, जिसने कि हमें ये धारणा दी कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन और सिर्फ कम्युनिकेशन, और एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसका कि दिमाग और विचार में कोई कनेक्ट नहीं है।
अब इस कम्युनिकेशन का पॉलिटिकल आयाम भी है, कल्चरल आयाम भी है, आर्थिक आयाम भी है, लेकिन एक्चुअल में तो ये कम्युनिकेशन है। अगर आपके पास फुर्सत हो तो आप इसके आर्थिक आयाम की चर्चा करें, आपके पास और ज्यादा फुर्सत हो तो आप इसके सांस्कृतिक आयाम की चर्चा करें, लेकिन ये बेसिकली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन और सिर्फ कम्युनिकेशन। पिछले 40 साल में हमने क्या कमाया? यही जो सिर्फ कम्युनिकेशन। मजदूर संगठन टूटे, राजसत्ताओं के पराभव हुए, डेमोक्रेसी कमजोर हुई सारी दुनिया में। इंटरनेट के आने के बाद में, ग्लोबलाइजेशन के बाद में सारी दुनिया में डेमोक्रेसी कमजोर हुई है, लोकतंत्र कमजोर हुआ है, लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, प्रतिगामी विचारों का एक तरह से बड़े पैमाने पर उत्पादन और पुनरुत्पादन और कम्युनिकेशन बढ़ा है। आप जितनी भी रैशनल चीजों की उपलब्धि आप पहले प्री ग्लोबलाइजेशन एरा में आप देखते थे, वो सारी चीजें रिवर्स में चली गई हैं। क्यों? क्योंकि एक ही चीज हुई, पहले सोचते थे फिर करते थे, अब करते हैं लेकिन सोचते नहीं है, और जो सोचते हैं उसे करते ही नहीं है। सो ये जो नया जो दौर है, नया जो ग्लोबलाइजेशन का रेला है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, अब हमारे लिए प्रधानमंत्री ने क्या किया? एक ही चीज काफी है, वो खाली एक भाषण दे दें अपना, एक बयान दे दें अपना। सोनिया गांधी ने क्या किया? सोनिया गांधी एक अपना एक स्टेटमेंट दे दें अपना, यानी ओनली कम्युनिकेशन। कौन सी चीज हम हजम कर रहे हैं राजनीति में? सिर्फ कम्युनिकेशन, सिर्फ कम्युनिकेशन। और यह बहुत खतरनाक चीज है। अगर मुझसे पूछे, मैं टोटलिटी में, समग्रता में कहना चाहता हूं कि यह जो कम्युनिकेशन में हर चीज रिड्यूस हो गई है, हर चीज संकुचित कर दी गई है, हर चीज अल्टीमेटली कम्युनिकेशन में ही जाके बदल जाती है, रूपांतरित हो जाती है, यह अपने आप में बहुत खतरनाक चीज है। इसके कारण आप किसी भी चीज के वैचारिक आयाम देख ही नहीं पाते। आपको यह अंदाजा ही नहीं रहता कि आखिर ये जो कम्युनिकेशन है, और ये सिर्फ कम्युनिकेशन है, आप इस दायरे से कैसे निकले बाहर। मनमोहन सिंह ने क्या किया? मनमोहन सिंह ने 10 साल क्या किया? उन्होंने भी सिर्फ कम्युनिकेशन किया, कस के कम्युनिकेशन किया, पूरा एक्सपेंशन किया कम्युनिकेशन का। हम बातें तो बहुत करते हैं, दिन भर इंटरनेट पर रहते हैं, दिन भर इंटरनेट पर पढ़ते भी हैं, लेकिन बैक टू स्क्वायर वन, जैसे थे वैसे ही रहते हैं। मसलन एक छोटी सी हम एक इस रूप में देखें, जो आदमी सबसे ज्यादा टेलीविजन देखता है, जो आदमी सबसे ज्यादा टेलीविजन के सीरियल देखता है, जो आदमी टेलीविजन पर सबसे ज्यादा फिल्में देखता है, टेलीविजन के सीरियल उस आदमी को, उस दर्शक को सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध करते हैं या सांस्कृतिक तौर पर खोखला करते हैं? मेरा अनुभव तो यह है, और भी बाकी जो मीडिया के लोग हैं उनका भी अनुभव यह है कि सांस्कृतिक तौर पर ये चीजें आपको खोखला करती हैं, आपको सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध नहीं करती। आप चाहे रामायण देखें, चाहे उसमें भारत एक खोज देखें, या उसमें बुनियाद देखें, या अभी जो नए सीरियल आ रहे हो वो देखें। सीरियल देखने के बाद में आपकी सांस्कृतिक क्षमता में विकास होता है या ह्रास होता है? रेडियो कंटिन्यू सुनने के बाद में रेडियो के प्रति आपकी अवेयरनेस बढ़ती है या घटती है? फिर वही एक समस्या रहेगी कि आप अपने सांस्कृतिक क्षय को नहीं देख पा रहे, आप सिर्फ कम्युनिकेशन को देख रहे हैं क्योंकि आपने सीरियल देखा, आप उससे ज्यादा सोच ही नहीं रहे हैं। क्योंकि उसने आपको 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे व्यस्त करके रखा, आप
व्यस्तता के अलावा कोई चीज देख नहीं रहे हैं। अगर सीरियल की कल्चर से, सीरियल को देखने से, टेलीविजन को देखने से लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ सकती थी, या सांस्कृतिक बोध बढ़ सकता था, या लोग अधिक कल्चर्ड हो सकते थे, तो फिर तो वायलेंस होता ही नहीं घरों में। घरेलू हिंसा इस बीच में सीरियल कल्चर के आने के बाद घटी है, बढ़ी है। एक दूसरे की रेस्पेक्ट घटी है, बढ़ी है। एक दूसरे के साथ में मूल्यवान जो समय होता है वो हमने शेयरिंग का घटा या बढ़ा है। सारी चीजें घटी हैं, लगातार घटी हैं, और अभी हम अकेले। और एक ही चीज है मेरे पास भी है, मैं भी उसका शिकार हूं। मैं ऐसा थोड़ी मैं उससे वंचित हूं कि मैं आपको उपदेश दे रहा हूं खाली, और मेरे ऊपर भी असर होता है उसका। मैं भी इसी समाज में रहता हूं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब जितनी भी चीजें बताई गई वो नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, ओनली कम्युनिकेशन। मुसीबत की जड़ है, क्योंकि आपने कम्युनिकेशन के और दूसरे जो आयाम हो सकते थे, उसके जो साइड इफेक्ट हो सकते थे, सोचा ही नहीं, बात ही नहीं की आपस में। एक और चीज है, जब ये ग्लोबलाइजेशन का चारों तरफ विस्तार हुआ, विकास हुआ, पूरा पैराडाइम उसके निर्मित कर दिए गए, सारे आधार बना दिए गए, और अब उन आधारों पर हम लोग एकदम मूव कर रहे हैं, सरकारें चल रही हैं उन पर। एक ही चीज का वायदा किया था ग्लोबलाइजेशन ने, कि सांस्कृतिक विकास हो, संस्कृति का खूब प्रचार प्रसार होगा। आप मुझे बताइए, संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है या संस्कृति का सिर्फ कम्युनिकेशन हुआ है? हाँ, जगह जगह बहुत सारे जिसे कहें कि मनोरंजन पार्क खुल गए हैं, जगह जगह मॉल में बहुत सारे थिएटर्स खुल गए हैं, सब चीजें खुली हैं। ऐसा थोड़ा ही है, पूरा नेटवर्क डेवलप हुआ है इस बीच में। लेकिन इस नेटवर्क का टोटल आउटकम क्या है? सांस्कृतिक निर्माण या सांस्कृतिक विध्वंस? अरे साधारण सी बात आप समझ लीजिए, पहले जो एक सामान्य सिनेमा हॉल था जिसमें आप सिनेमा देखने जाते थे, अभी भी कुछ शहरों में वो होंगे, तो वहां टिकट बहुत सामान्य दर पर मिलता था, 20 रुपए, 30 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए। अभी भी कोई ज्यादा महंगा टिकट नहीं है वाले लोग जो हैं। लेकिन आप जब मॉल में टिकट लेकर सिनेमा देखने जाते हैं तो आपके पैसे ज्यादा खर्च होते हैं या कम खर्च होते हैं? होना यह चाहिए था कि जब आपने मॉल बनाए, नए स्टूडियो बनाए इस तरह के सिनेमा के प्रसारण के लिए, तो आप वो उसकी टिकटें सस्ती, उल्टा किया आपने, टिकटें 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना महंगी कर दी। अब फिल्म रिलीज होती है, फिल्म रिलीज होते ही टिकट होती है 500 रुपए की, 400 रुपए की। तो नई ग्लोबल कल्चर आपके बीच में इकोनॉमिक विध्वंस लेकर आई है, लूट लेकर आई है, या विकास लेकर आई है? आपने कभी सोचा ही नहीं कि ये सिनेमा हॉल पहले भी थे, उसमें फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास था, उसमें और भी बालकनी थी, सब चीज थी। सस्ता सिनेमा था, और अभी महंगा सिनेमा है। और इतना महंगा सिनेमा है कि उस सिनेमा को देखने की हिंदुस्तान की 40% से अधिक जनता में क्षमता नहीं है। कभी आप जब मॉल में सिनेमा देखने जाएं तो मेरे कहने से अब आप इस प्रश्न पर विचार कीजिए कि आप जितनी बार गए, आपने वहां कितने ऐसे लोग देखे जो सिर्फ झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे, जो गरीब लोग थे, निम्न मध्य वर्ग से नीचे के लोग थे। सिनेमा हॉल में जाइए, आपको लगातार आपको वे गरीब लोग भी मिल जाएंगे, और बड़ी संख्या में मिल जाएंगे।
तो सामाजिक अंतराल, गैप संस्कृति के उपभोग को लेकर बढ़ा या घटा? पहले सिनेमा हॉल गरीब भी देख सकते थे, आगे की सीट पर बैठते थे, सस्ती टिकट आती थी। कोई भी, हर वर्ग के लोग दिखाई देते थे सिनेमा हॉल में। लेकिन अभी आप मॉल के सिनेमा थिएटर रूम में जाइए तो आप वहां एक ही वर्ग के लोग दिखाई देंगे आपको। और यही वह वर्ग है जो कि सबसे ज्यादा सांस्कृतिक तौर पर विध्वंस का शिकार हुआ है, जिसे हम लोग मिडिल क्लास कहते हैं। तो जिस चीज पर समझने की और ध्यान देने की जरूरत है कि ग्लोबलाइजेशन ने सारी दुनिया में और भारत में खासतौर पर गरीबों के पास में जो एक सामान्य सा सिनेमा हॉल हुआ करता था शहर में, वो सिनेमा हॉल छीन लिया जिसमें वो जाके फिल्म देख सकते थे। आपको कोई पीड़ा नहीं हुई, आपने कभी सोचा ही नहीं। यहां से शुरू करना होगा आपको। जिन लोगों ने ये सांस्कृतिक नीति बनाने का ठेका लिया हुआ है हिंदुस्तान में, उन्हें यहां से देखना होगा कि हिंदुस्तान का वह आम नागरिक, वह साधारण हिंदू जो झोंपड़ी में रहता है, वह साधारण मुसलमान जो एक खोली में रहता है, वो ऐसे सिनेमा देखे। आपको यह आश्चर्य नहीं लगता कि आप मोबाइल जो है ना, उसका स्पेक्ट्रम जिसका कि भाड़ा अंबानी नहीं दे पा रहा है, स्पेक्ट्रम खरीद लिया उसने लेकिन भाड़ा नहीं दे पा रहा है। टाटा जिसने स्पेक्ट्रम खरीद लिया लेकिन भाड़ा नहीं दे पा रहा है। और उसकी उदारता देखिए, वह जो सरकारी स्पेक्ट्रम है उसको वो 1 GB 2 GB 40 रुपए में, 30 रुपए में, 50 रुपए में बेच रहा है। किसका विध्वंस हो रहा है इससे? जो आया वो एक आर्थिक विध्वंस लेकर आया और लूट लेकर आया। हमने कभी सोचा ही नहीं कि एक कम्युनिकेशन के नाम पर कम्युनिकेशन आया जिसने हमसे संस्कृति छीन ली। और अब ये जो तमाम किस्म के जो उपकरण हमारे बीच में फेंके गए, जिन पे हम इंगेज हैं, व्यस्त हैं, वे एक आर्थिक विध्वंस और आर्थिक लूट के एक बहुत बड़े चैनल बन गए हैं। तो नई सिरे से सोचना होगा सारी चीजें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल बंद कर दूं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि सारी मोबाइल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके भारत सरकार अपने हाथ में ले ले। फिर मैं देखता हूं कैसी देश सेवा चलती है इनकी। क्यों नहीं कर सकते हम लोग? क्यों नहीं कर सकते हम लोग? अगर तेल में इतना ही फायदा है और तेल में इतना ही लूटपाट में फायदा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते कि हम सारी तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करें? क्यों नहीं कर सकते हम लोग? क्यों नहीं कर सकते हम लोग कि पूरे के पूरे मेडिकल सिस्टम का नेशनलाइजेशन करें और एजुकेशन का नेशनलाइजेशन करें? नेशनलाइजेशन की कल्चर की तरफ आपको लौटना होगा। आपने जो निजीकरण की कल्चर पिछले 40-45 साल में कल्टीवेट की थी, जिसने कि विध्वंस ही विध्वंस पैदा किया समाज में। निजी शिक्षा के क्षेत्र के सार्वजनिक शिक्षा को एक तार उसे नष्ट किया। लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे? उधर नहीं लौटेंगे तो जनता लौटाएगी। कहने का मेरा मतलब यह है कि अब फिर नए सिरे से नेशनलाइजेशन की, राष्ट्रीयकरण की मांग हमारी एक प्रमुख मांग होगी। अगर भारत को इस पराभव से निकालना है और भारत को समृद्ध बनाना है, अंबानी के पास पैसे नहीं है। आप सोच रहे थे कि अंबानी देश को चलाएगा और जियो को चलाएगा। अंबानी के पास पैसे नहीं है। वो अंबानी अभी फेसबुक को उसने 10% बेचा है। अभी एक दूसरी कंपनी आई है, उसने भी अभी 10% या 12%, 5.5-6 जा रही है। अंबानी के पास पैसे नहीं है, वो लगातार बेच रहा है। कहा तो ये जा रहा था कि पूंजीपतियों के पास पैसे होते हैं, अब पता चल रहा है कि उनके पास पैसे ही नहीं है।
सरकार से आप आए थे निकल के इसलिए क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे। हमसे कहा गया कि हम सक्षम नहीं है, और ये वही सरकार है जो कह रही है हम सक्षम नहीं है। उसने अमीरों के लिए बैंक से लोन दिए और उन्होंने लोन लेके स्पेक्ट्रम खरीदे, उन्होंने बिल्डिंगें बनाई, उन्होंने सारी हाईटेक कल्चर की शहर, सिटीज, कॉलोनीज बनाई, और अब हमसे कहा जा रहा है कि हम दिवालिया हो गए। ग्लोबलाइजेशन का सेकंड मीनिंग इससे सबक लेने की जरूरत है, वह है विध्वंस, जो कि बड़े पैमाने पर हुआ है। उससे निकलने की जरूरत है। अरे ये महंगाई भत्ता छोड़ दीजिए, अब मत दीजिएगा किसी को महंगाई भत्ता, आप मत दीजिएगा डीए किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोगों के ऊपर। लेकिन आप ये बताइए कि इस आर्थिक लूट को कैसे रोकेंगे? ओनली नेशनलाइजेशन, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ, एजुकेशन, ये तमाम क्षेत्र जहां आपने, इन तमाम क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण की जरूरत है। आप अगर राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे ना, तो आप तय मान लीजिए जनता राष्ट्रीयकरण कर देगी। सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, मैनेजमेंट की सीटें 30 से 40% तक कोरोना के पहले नहीं भरी जाती थी हिंदुस्तान में, और अब तो स्थिति और भी खराब होगी। बिल्डिंगें बनी रहेंगी। क्यों भाई, क्यों बनी रहेंगी बिल्डिंगें तुम्हारी? पैसा हमारा लगा है लाला का नहीं लगा उसमें, गरीब जनता का पैसा लगा है। हिंदुस्तान की बैंकों से लोन लिया, हिंदुस्तान की सरकार ने आपको सस्ती दर पर जमीन दी है। शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की इसलिए जरूरत है मुझे तमाम मेडिकल फैसिलिटीज के राष्ट्रीयकरण की इसलिए जरूरत है कि कोरोना काल में मैंने यह देखा है कि मेडिकल सिस्टम ने, और खासतौर पर प्राइवेट मेडिकल सिस्टम ने, जनता के साथ दगा की है। मैं एक नहीं, मैं 10 उदाहरण बता सकता हूं। आधे दर्जन से अधिक तो हॉस्पिटल बॉम्बे में बंद हैं। एक अन्य पहलू जो कि इस पूरे के पूरे इस पराभव के काल से निकलने में हमारी मदद कर सकता है, सोचने की जरूरत है उस पर, वो ये कि ये हम अपना थोड़ा सा आंखों का और दिमाग का दायरा बदलें। अभी हमारी जो आदत पड़ गई है ना देखने की, हम सेलिब्रिटी को देखते हैं या किसी नेता को देखते हैं या नेताओं को देखते हैं, इस दायरे से निकालें अपने दिमाग को और अपनी आंखों को। वे लोग जो, जिसे हम लोग हाशिए के लोग कहते हैं, जिन्हें हम अदर्स कहते हैं, उन्हें देखने की आदत डालें, उनके बारे में अपनी नॉलेज बढ़ाएं। पिछले 40-45 साल में जो चीज चली है, जिसने कि अब नहीं, अभी जो एक बहुत भयानक स्थिति है ना, ये जो 30-35 लाख लोग जो अभी लौटना चाहते थे, हम लोग जानते ही नहीं है कौन है, कहां से आए, क्योंकि ये हमारे कभी, और ये हमारी आदत का हिस्सा नहीं रहे, हमारे दृश्य जगत का हिस्सा नहीं रहे। अचानक दृश्य जगत, तब भी हम बात नहीं कर पाते इनके बारे में। आप अपने दृश्य जगत से, अपने चिंता के जगत से इन सेलिब्रिटी नेताओं, इनको हटाइए। और हाशिए के लोगों को लाइए केंद्र में। कोशिश कीजिए जानने की ये कौन लोग हैं, कहां से आए ये लोग। ये जो हमारा अलगाव पिछले 40-45 साल में बढ़ा है हाशिए के लोगों के साथ, हाशिए के समुदायों के साथ, हमारे अंदर अलगाव बढ़ने के साथ साथ हेट्रेड भी बढ़ी है। इस अलगाव और घृणा दोनों को खत्म करने की जरूरत है। ये जानते हैं, वो एक सिम्टम है जो ये तबलीगी जमात के नाम पर कोरोना के बीच में दिखाई दिया था।
अभी भी है। अभी भी कभी किसी सब्जी वाले को जो ढकेल लेके जा रहा है, लोग आके गालियां देना शुरू कर देते हैं, अबे साले तू मुसलमान है, तू सब्जी कैसे बेच रहा है यहां। मथुरा में रोज ये घटनाएं हो रही हैं, और इसके चलते हुआ क्या कि अब शहर के अंदर सब्जी के खोमचे लेके आना बंद कर दिया मुस्लिम लड़कों ने। हाशिए के लोगों को घृणा की नजर से और परायेपन की दृष्टि से देखना बंद करते हैं हम लोग। जो लोग घृणा का प्रचार कर रहे हैं उनसे भी हाथ जोड़कर कहें, भैया तू भगवान का भजन कर ले, तू राम जी की पूजा कर ले जाके, तू मुसलमानों के खिलाफ मत बोल, तू शूद्रों के खिलाफ मत बोल, तू जाके बांके बिहारी मंदिर में जा, भगवान की पूजा कर। घृणा से अच्छा है वो भगवान की पूजा करे, मैं उसकी तरफ श्रद्धा की नजर से देखूंगा। हाशिए के लोगों को हमें अपनी मनस्थिति का एक अनिवार्य अंग बनाना पड़ेगा। हमने जो मेंटल सेटअप बनाया है, उस मेंटल सेटअप में हाशिए के लोग नहीं आते, उनके दर्द नहीं आते, उनकी पीड़ाएं नहीं आती। हमारे लिए वो एक मतलब बहुत ही अजीब सी, पराई सी चीज हो गई है, अजनबी सी चीज हो गई है। जबकि वास्तविकता यह है कि हिंदुस्तान का समाज ऐसे लोगों का समाज है जिसमें एक बड़ी संख्या है ये हाशिए के लोगों की, जिन्हें हम नहीं जानते। सो ग्लोबलाइजेशन ने जो हाशिए के लोगों के साथ में जो हमारी दूरी बनाई थी, उस दूरी को हमें इस बीच में कोशिश करनी चाहिए कि वो अब खत्म हो। और आखिरी बात इस पूरे प्रसंग में, एक और चीज पैदा हुई है जो कि अब हो सकता है कि इस पर कुछ लगाम लगे, रोक लगे, हो सकता है सोचें। ग्लोबलाइजेशन ने एक आयात निर्यात की कल्चर पैदा कर दी। अब हर चीज जो है ना, वो आपको चाहिए तो बाहर से मंगा लीजिए। मतलब अगर आपको मसलन अब आपको फूल ही लगाने हैं, तो आप अपने माली से कहते नहीं है फूल लाने के लिए, आप सीधे दुकान जाते हैं और दुकान से प्लास्टिक के फूल खरीद लाते हैं। और प्लास्टिक के फूल कहां से आ रहे हैं? वो चीन से आ रहे हैं। आपको भगवान की मूर्ति चाहिए, बाजार में मूर्ति भी अवेलेबल है, मेड इन चाइना। एक विकसित हुई पिछले 30-35 साल में, जिसने कि अब एकदम पूरे बाजार को एकदम कब्जे में ले लिया है, वो है आयात निर्यात की संस्कृति। आयात निर्यात की संस्कृति से बाहर निकलना होगा। बेहतर तो यही होता कि भारत सरकार हुंडई के मालिकों को बुला के कहती, मारुति के मालिकों को बुला के कहती कि वेंटिलेटर बनाओ, जरूरत है, अभी कार बनाना 6 महीने के लिए रोक दो। लेकिन नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सिंपल तरीका अपनाया, चाइना ऑर्डर दे दो। और चाइना वालों ने क्या किया? चाइना वालों ने किया यह कि उन्होंने अपनी कार बनाने वाली कंपनी को कहा, कार नहीं बनाओगे, वेंटिलेटर बनाओगे, मार्केट है। चाइना में कार बनाने वाली कंपनी वेंटिलेटर बना सकती है, लेकिन हिंदुस्तान में कार बनाने वाली कंपनी वेंटिलेटर नहीं बनाएगी। वो कहते हैं बाहर से मंगा लो। नई जो कल्चर है, सिनेमा के लिए पैसा नहीं है, भारत में पैसा जुगाड़ करो, नहीं है पैसा तो मत बनाओ सिनेमा, लेकिन बाहर की विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों का पैसा मत लगाओ। अब पैसा भी बाहर से आ रहा है, तो मार्केटिंग भी अब बाहर के ही लोग करेंगे। जाहिर है, न्यूज कॉर्पोरेशन का जब किसी फिल्म में पैसा लगेगा, शाहरुख खान की फिल्म में, तो जाहिर है शाहरुख खान की फिल्म विश्व के 5000 थिएटर में दिखाई जाएगी, क्योंकि वह 5000 थिएटर का मालिक न्यूज कॉर्पोरेशन है, रूपक भड्रोक है। निश्चित तौर पर तो आप खान जो है ना, 500 करोड़ कमा रहा है, 600 करोड़ कमा रहा है एक महीने में, है ना? लेकिन ये किसके पॉकेट में जा रहा है?
भारत में नहीं जा रहे वो। वे जो मल्टीनेशनल कंपनियां जो भारत में सिनेमा उद्योग में पैसा लगा रही हैं, वह पैसा उनके पास जा रहा है, भारत में नहीं जा रहा है। ये दिमाग से निकाल दें हम लोग। आयात निर्यात की कल्चर में आप सांस्कृतिक तौर पर और ज्यादा विपन्न होंगे। हमारा सिनेमा और ज्यादा विपन्न बना है, हमारे और सांस्कृतिक मालों के उत्पादक और ज्यादा विपन्न बने हैं। बेहतर तो यही होता कि अगर मुझे विष्णु भगवान की 500 मूर्तियां चाहिए तो मैं अपने यहां लोकल ऑर्डर देता, लेकिन मैं लोकल ऑर्डर नहीं देता, मैं तो सीधे चाइना से मंगाता हूं। तो मेरा जो कुम्हार है, जो मूर्ति बनाता है, वो कुम्हार खाएगा और कमाएगा कैसे? तो कलकत्ता का कुम्हार टोली में जो कारीगर है वो तो भूखा मरेगा, आप तय मान लीजिए। सो ग्लोबलाइजेशन ने जो आयात निर्यात की कल्चर पैदा की थी, उस आयात निर्यात की कल्चर ने आपके आत्मनिर्भरता के हर स्तर पर, आत्मनिर्भरता को हर स्तर पर क्षतिग्रस्त किया है। अब हर चीज का रेडीमेड इलाज है। अलीबाबा को करो या अमेजॉन को करो या फ्लिपकार्ट को करो, वो बाहर से मंगा देंगे। कह रहे हैं ना लोग कि अब आत्मनिर्भरता की तरफ लौटना होगा। अरे तो आत्मनिर्भरता की तरफ तो तब लौटोगे जब आयात निर्यात नीति को ये जो लिबरलाइजेशन के संदर्भ में आयात निर्यात की जो नीति आपने बनाई, उसने भारत को आर्थिक तौर पर पामाल किया, परनिर्भर बनाया। अगर इस पराभव के दौर से भारत निकले, इसके लिए जरूरी है कि आयात निर्यात नीति को एकदम रिवर्स में ले जाएं और आत्मनिर्भरता केंद्रित बनाएं। मसलन अभी से आप सोचिए कि आपको दीपावली पर कितने लक्ष्मी गणेश चाहिएंगे। आप अपने कुम्हारों को ऑर्डर दीजिए कि बनाओ और हम बेचवाएंगे तुम्हारा, बजाय इसके कि चाइना के लोग अपने कुम्हारों से कहें कि बनाओ और हम बिकवाएंगे। नीति बदलो, नीति बदलो, आयात निर्यात की नीति बदलो। बंधन बार, जो प्लास्टिक के बंधन बार हैं, वो फूलों के बंधन बार में बदलें। ये जो प्लास्टिक कल्चर है जिसने भगवान के मंदिर को और हमारे घर को एकदम घेर लिया, इस प्लास्टिक कल्चर से निकलो। ये जो आर्टिफिशियल संसार है ना, उसका ये रिफ्लेक्शन है प्लास्टिक कल्चर। आयात निर्यात की संस्कृति, आयात निर्यात की जो नीति जो पहले देखने में लगती है कि ये जो आयात निर्यात की नीति बदली जाए, और इस आयात निर्यात की नीति को जब आप बदलेंगे और उसके केंद्र में किसको लाएंगे? आयात निर्यात की नीति बदल के अगर आत्मनिर्भर भारत का समाज बनाएंगे तो उसके केंद्र में भगवान राम नहीं होंगे। भगवान राम नहीं होंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं इसे। वो गरीब मजदूर होगा, वो मेहनतकश होगा, वो गांव का किसान होगा जो कि खेतों में तमाम चीजें पैदा करता है, वो माली होगा जो तमाम किस्म के फूल पैदा करता है। आप कैसी कल्चर पैदा करना चाहते हैं? आप कैसा आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं? जो आयात निर्यात पर आधारित, जो कि पिछले 40 साल में आपने डेवलप करके हमें दिया? नहीं नहीं, मुझे ऐसा भारत नहीं चाहिए जो कि इस भयानक विपत्ति के काल में, जिस भारत के पास में अपने पास बनाने के लिए एक 10,000 जो है वेंटिलेटर ना हो। मुझे ऐसा भारत नहीं चाहिए। मेरे लिए ऐसा भारत अगर कल मरता हो तो आज मर जाए। मुझे आत्मनिर्भर भारत चाहिए। मुझे ऐसा भारत चाहिए जिसके पास में सारी हिंदुस्तान की संपदा पर भारत का अधिकार हो। आज हिंदुस्तान की जनता लुटी है इस 40 दिनों में। उसका बेशुमार नुकसान हुआ है। आपने कल्पना नहीं की, आपने आंकड़ा नहीं बैठाया उसका, कि जो करोड़ों लोग नौकरी से निकाले गए, करोड़ों लोग जो घर बैठ गए, करोड़ों दुकानदारों का जो धंधा चौपट हो गया, इसका कितने अरब खरब का नुकसान हुआ होगा। ये भारत का नुकसान है। ये अंबानी का नुकसान नहीं है खाली। अंबानी का तो शेयर ऊपर जा रहा है, आपका शेयर नीचे जा रहा है। जनता का मूल्य नीचे जा रहा है, शेयर ऊपर जा रहा है।
अंबानी की तो अभी भी जो कल जो डील जिसके डिटेल्स आए हैं उसमें उसने फेसबुक से भी 2.5% ज्यादा रिलायंस के शेयर का दाम आंका है। पूंजीपति की कीमत नहीं गिर रही है, पूंजीपति की कीमत बढ़ रही है, जनता की कीमत घट रही है, जनता की संपत्ति की कीमत घट रही है। नया भारत वह भारत होगा जिसमें कि ये हाशिए के लोग जनता की संपत्ति होगी, और इस देश में जो भी संपत्ति होगी वो राष्ट्र की संपत्ति होगी। आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं ना, तो वो निजीकरण के आधार पर अब नहीं बनेगा। आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं तो वो सिर्फ कम्युनिकेशन के आधार पर नहीं बनेगा, वो एसएमएस के जरिए एक समर्थ भारत नहीं बनेगा। इसे हम नॉलेज सोसाइटी कहते हैं, ज्ञान समाज कहते हैं। हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वो सिर्फ मोबाइल सस्ता करने से नहीं बनेगा। मोबाइल सस्ता बेचने से ही बन जाता और मोबाइल को सुनने से ही आदमी बन जाता, तब तो फिर कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही नहीं थी, और मेरी भी कोई जरूरत नहीं थी, मेरे जैसे शिक्षितों की कोई जरूरत नहीं थी। ये जो लेमैन की सोसाइटी में लगातार ठेल ठेल के एकदम बीपीएल कार्ड होल्डर जो बुद्धि का होता है, औसत दर्जे से भी नीचे दर्जे की बुद्धि जो पिछले 40 साल में पैदा हुई है, इस औसत दर्जे की बुद्धि के दायरे को तोड़ना होगा। हर आदमी एवरेज, हर आदमी ये चाहता है कि अरे यार वो बात मत करो, नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज हो जाएंगे वो? क्योंकि वो एवरेज बुद्धि से सोचता है, तो मैं इसके लिए अपनी बेहतर बुद्धि से सोचना बंद कर दूं, मैं उससे डायलॉग बंद कर दूं। नई कल्चर ये पैदा हुई है कि तुम अपने को और नीचे उतारो, अपनी बुद्धि को और नीचे उतारो, और जो सबसे कम बुद्धि के लोग हैं उन बुद्धि के लोगों के साथ में मित्रता बढ़ानी है तो अपनी कम बुद्धि की बातें करो। कम बुद्धि की बातें करके, औसत बुद्धि की बातें करके आप नॉलेज सोसाइटी नहीं बना सकते, आप दिमागी कंगालों का शहर और देश बना सकते हैं। और कायदे से ग्लोबलाइजेशन की कल्चर ने ये जो पूरा 40 साल का जो ढांचा तैयार हुआ, और ये जो अब सिराजा बिखरा है, दिखाई दे रहा है उस, ये दिमागी कंगालों का देश, ये दिमागी कंगालों का देश न रहे, ये समृद्ध बुद्धिमानों का देश बने। इसके लिए जरूरी है कि इसको नए सिरे से उन तमाम चोर दरवाजों को बंद किया जाए जिन चोर दरवाजों के जरिए हिंदुस्तान की जनता को खोखला और पामाल किया गया। और यह हम सबकी जिम्मेदारी है। ये पराभव भारत, ये महान भारत कैसे बने, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार इस दिशा में क्या सोचती है, हमारे इंटेलेक्चुअल्स क्या सोचते हैं। मैं अंत में फिर कहना चाहूंगा कि इस दौर में सबसे बड़ी ताकत जिसने हमारा सम्मान रखा, इस देश का सम्मान रखा, वह है सिविल सोसाइटी के लोग और वह एनजीओ के लोग, जिन्होंने जनता की सबसे कष्ट के, मैं अंत में फिर उन्हें सैल्यूट करना चाहूंगा। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा उन्हें, और मैं उन लोगों को यह जवाब देना चाहूंगा जिन लोगों ने एनजीओ और सिविल सोसाइटी के खिलाफ में पिछले 6 साल तक जहर उगला। एनजीओ और सिविल सोसाइटी के लोगों ने अपने काम से उनके जहर का प्रत्युत्तर दिया है, और एक नागरिक सभ्यता की तरह प्रत्युत्तर दिया है। और ये मेरे देश के लिए गौरव की बात है, और मुझे यहीं पर आशा की किरण दिखाई देती है। मुझे यहीं पर नए पराभव में डूबे हुए भारत के नए उदय की संभावनाएं दिखाई देती हैं। सो प्लीज रेस्पेक्ट कीजिए उनकी जो नागरिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, रेस्पेक्ट कीजिए उनकी जो एनजीओ हैं, आप उन्हें सैल्यूट ठोकिए। समाज बनाना चाहते हैं ना नया, तो नागरिक की पूजा और नागरिक अधिकार के रखवालों की पूजा करना शुरू कीजिए और विवेक से काम लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।